गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अंशराज बगड़िया है। मैंने एसएससी सीजीएल 19 में एग्ज़ामिनर की पोस्ट प्राप्त की थी, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर था। मैं राजस्थान के सिक्कर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई की है वो लोकल सिक्कर ज़िले से ही की है। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि रिज़ल्ट के बाद जो खुशी मैंने अपने घर वालों, अपने माता पिता, अपने दादी दादा, अपने भाई बहनों, अपने परिवारजनों के चेहरे पे जो खुशी देखी थी, उस खुशी को देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये खुशी मेरे लिए रिज़ल्ट से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। शायद अगर आप यकीन मानो तो उस खुशी के लिए ही मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा था कि भाई ये खुशी मेरे को अपने घर वालों के चेहरे पे देखनी थी। तो वो खुशी मैंने देख के बड़ा ही आनंद मेरे को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा ही टॉपर स्टूडेंट नहीं था। मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट था। मेरे घर पे इतना कोई साधन भी नहीं था कि ठीक है हम अपना अच्छे से पढ़ सकते थे। मेहनत हमारे हाथ में थी, माता पिता हमें पढ़ा रहे थे। गरीबी के बावजूद वो हम पे पैसे जोड़ इतने पैसे कमाते भी नहीं थे कि भाई घर खर्च के अलावा कुछ ही हिस्सा बचा पाते थे जो हमारी पढ़ाई पर लगा रहे थे। हम 5 भाई बहन हैं। पाँचों भाई बहनों को हमारे पापा जो है अच्छे स्कूलों में कम कमाने के बावजूद वो फॉर्च्यून की दुकान चलाते हैं। कम कमाने के बावजूद हमें एक अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं पाँचों भाई बहनों को। उन्हें सबसे ज़्यादा विश्वास मुझ पर ही था, लेकिन मैं था पढ़ाई में कभी भी सीरियस नहीं था। मैं एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मेरे 10th में मात्र 65% थे, 12th में 62% थे। मेरे 12th में मेरे क्लास टीचर द्वारा मेरे पेरेंट्स के पास कई बार कॉल आते कि भाई आपका बच्चा है जो पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फेल होगा, श्योर है ये। ऐसा ही कॉल एंड तक आता रहा, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सीरियस था ही नहीं पढ़ाई को लेकर। मेरे मन में कभी था ही नहीं कि मैं मुझे पढ़ना है या कुछ करना है। कुछ जिम्मेदारी का मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में मैं सीरियस नहीं था उस टाइम। फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया। फर्स्ट ईयर के बाद मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आई। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह समझ में आ गई। उसी टाइम से मैं पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो गया और पढ़ाई में पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से लग गया। तो उसके बाद भी सीरियस हुआ लेट, तो दिक्कत तो साफ साफ है, दिक्कत तो आनी ही थी। मैंने मेहनत की, एक 6 महीने की कोचिंग की, एसएससी सीजीएल की कोचिंग की। 6 महीने की कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी की। कुछ 1 साल तक कुछ समझ में नहीं आया चल क्या रहा है, मुझे करना क्या है, कुछ अचीव होगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आया। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि मेरी मेहनत कम थी, सीरियस कम था, लेट सीरियस हुआ, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई। चीज़ों को समझने में दिक्कत आई। एक बार चीज़ें समझता, फिर वापस भूल जाता, फिर वापस समझता, वापस मुझे लग रहा था कि भाई अपने बस का नहीं है, अपने से नहीं होगा। फिर भी मेरे दिमाग में सीरियसनेस इतनी बैठ गई थी कि मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा था पढ़ाई को। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1 साल के बाद मैं अपनी पूरी ईमानदारी से लगा। 1 साल के बाद मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। मुझे चीज़ें डूएबल लगने लगी। मैं चीज़ों को समझने में आसानी हुई, चीज़ें जल्दी पकड़ में आने लगी। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद लगा कि भाई हाँ, अब अपन दिमाग में गोल सेट कर लिया कि भाई मुझे एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट ही लेनी है। उसके लिए मुझे चाहे जो भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की, खूब मेहनत की। मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो एसएससी के सीएचएसएल का 2017 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जो कि 2018 एंड में हुआ था। तो उसमें मुझे लगभग तैयारी करते हुए 1.5 से 2 साल हो गए थे। तो उस टाइम मेरी तैयारी अच्छी सी बन गई थी। तो मेरा 2017 का जो डीवी का स्टेटस था वो क्लियर था। लेकिन चूँकि मेरे दिमाग में ये सेट हो गया था कि मुझे सीजीएल की एक अच्छी पोस्ट लेनी है, इसलिए मैंने 10+2 का डीवी नहीं करवाया, न ही 2018 सीएचएसएल का डीवी करवाया, न ही 2019 का। उसके बाद मानो मेरा रिजल्ट हर में मैं श्योर होता गया कि भाई इसमें अपना नंबर क्लियर है, इसमें क्लियर है। बीच में मैंने रेलवे का टेक्निक एलपी का पेपर आया था 2018 का, वो भी दिया था। उसका भी मेरा फाइनल राउंड क्लियर था। लेकिन उस टाइम मेरा सीजीएल 2018 का मेंस था, इसलिए मैंने रेलवे को ज़्यादा फाइनल राउंड क्लियर करने के बाद भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। अब मैंने सीजीएल का जो फर्स्ट पेपर दिया था वो सीजीएल 2018 का दिया था। सीजीएल 2018 में तैयारी ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो उस टाइम मुझे जो डीवी मेरा क्लियर हो गया था, सीजीएल 2018 का डीवी क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें मैं पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था। उसका मेन रीज़न था ग्रेजुएशन। सीजीएल 2018 में जो ग्रेजुएशन मांग रहे थे वो 2018 की मांग रहे थे, लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो
जुलाई 2019 में हुई थी, इसलिए मैं ग्रेजुएशन का DV करवाने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। क्योंकि मैं उस टाइम तक 2019 के लिए CGL 2019 के लिए पूरी तरह तैयार था, पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। तो उसके बाद मैंने CGL 2019 का पेपर दिया। 2019 में मेरा अच्छा स्कोर था। मैंने जो फर्स्ट पोस्ट लगाई थी पोस्ट प्रेफरेंस में, वो मुझे मिल गई। तो आपसे मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि CGL की टॉप पोस्ट है वो BTech टॉप इंजीनियरिंग वाले या कोई टॉपर स्टूडेंट है उन्हीं को टॉप पोस्ट मिले। आपके सामने मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ जो एकदम मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट था, जिसने आज CGL की जो मनपसंद टॉप प्रायोरिटी की पोस्ट है वो हासिल की है। तो मेरी टॉप पोस्ट पाने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, जो कि मेरी रेगुलरिटी, मेरी कंटिन्यूटी, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत से मुझे ये सब कुछ मिला है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं था। मेरे पास ऐसा दिमाग नहीं था कि मैं चीज़ों को जल्दी कवर कर सकूं। मुझे चीज़ों को कवर करने में बहुत ही टाइम लगा था, लेकिन ये था कि मेरी कंटिन्यूटी बराबर बनी रही। कंटिन्यूटी बनी रहने के कारण मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मतलब चीज़ें मुझे अंत में अपने आप ही डूएबल लगने लगी। अगर आप मेरा IQ लेवल स्टार्टिंग से चेक करो तो मेरा IQ लेवल 0 था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस और मेरी मेहनत लगातार मेरी बनी रही। उसके कारण आज मैं CGL की टॉप पोस्ट लेने के काबिल बन सका। तो उसके बाद अगर बात करें मटेरियल की बात करें तो मतलब मटेरियल मैंने स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने मतलब कोचिंग के नोट्स वगैरह की अच्छी प्रिपरेशन की। उसके अलावा मैंने एक गलती की थी। गलती ये थी कि मैंने मतलब जो मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए मैं नई नई बुक लेके आता था। अब मैं एक बुक की जगह मैंने 5 बुक प्रीफर किया। पाँचों को मैंने सोल्व तो कर लिया, लेकिन मैटर ज़्यादा कवर करने के कारण मेरे से मैटर रिवाइज नहीं हो सका। तो उसका मुझे अंत में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब मैंने 5 बुक मतलब निकाल ली, 5 बुक निकाल के साइड में रख दिया, उनको कभी भी रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करने का मेरे पास टाइम अरेंज हुआ ही नहीं। इसलिए मुझे ये जो जोखिम है CGL 2018 के पेपर में मुझे मतलब इतनी बुक सोल्व करने के बाद भी मेरा मैथ इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाया जो मैं चाह रहा था। मेरा मैथ में स्कोर 160 था, इंग्लिश में 130 स्कोर था CGL 2018 में। तो उस टाइम मुझे महसूस हुआ कि यार मतलब इतना कुछ पढ़ने के बाद भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तब मैंने मतलब एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि भाई अपन क्या है, मैटर को लिमिटेड मैटर नहीं ले रहे हैं। तो लिमिटेड मैटर नहीं लेने का नुकसान ये होता है फिर अपन उसको क्या है रिवाइज नहीं कर सकते। तो मुझे दिक्कत यही आई। बाद में मुझे समझ में पड़ा कि अपन क्या है, मैटर को लिमिटेड लेना है अपन को, कि भाई जो मैटर अपन ले उसको रिवाइज अच्छे से कर सके, एग्ज़ाम तक 3 या 4 बार रिवाइज कर सके, तो अपने लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसके बाद मैंने यही फंडा स्टार्ट किया कि भाई मैंने लिमिटेड मैटर लिया ताकि उसे अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। तो जो मैंने मैटर लिया था वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। उसका रीज़न था कि मतलब रिवीजन, काफ़ी बार रिवीजन हो गया था उसका। और अगर टॉप में बात करूं कि भाई टॉप एनालिसिस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए थे मॉक। 2018 तक CGL 2018 के एग्ज़ाम तक मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया था। भाई हमारे टीचर द्वारा काफ़ी बार हमें बताया गया था कि भाई आप मॉक दो, मॉक का ही मेन रोल रहता है, लेकिन उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मतलब टॉपर वगैरह के इंटरव्यू देखे तो उनमें एक बात कॉमन लगी हमें कि भाई मॉक का जो हर टॉपर थे वो मॉक का तो रोल बता ही रहे थे। कोई टॉपर बता रहा था कि भाई मैंने 200 मॉक दिए, 250 मॉक दिए, कोई बता रहा था मैंने 300 पार मॉक दिए। तो उस टाइम समझ में आया कि यार मॉक का शायद सिलेक्शन में मॉक का जो रोल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। उस टाइम समझ में आया। तो उसी टाइम से जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस चलती रही, चीज़ें अपने आप डूएबल लगती गई, डायरेक्शन अपने आप मिलती गई। जैसे जैसे आप चलोगे ना ईमानदारी के साथ, तो आपको डायरेक्शन कोई बताए या ना बताए, आपको डायरेक्शन अपने आप मिलती जाएगी। तो यही मेरे साथ हुआ था, मुझे डायरेक्शन अपने आप मिल रही थी। मुझे पता चल रहा है कि भाई अगर अपन को टॉप पोस्ट लेनी है तो अपन को मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी टाइम से मैंने मॉक प्रीफर किया। मैंने खूब मॉक लगाई। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता था, ना तो स्कोर बन पाता था, ना ही एक्यूरेसी बन पाती थी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई। मैंने लगभग 100 मॉक दिए। उस टाइम तक मेरा जो स्कोर था नॉर्मल स्कोर था, ना ही तो स्कोर बढ़ रहा था ना ही एक्यूरेसी बढ़ रही थी। लेकिन मैं कंटिन्यू मतलब सीरियस इस हद तक हो गया था, मैं कंटिन्यूटी नहीं छोड़ रहा था मेरी। मैं कंटिन्यू लगा रहा कि भाई दिमाग में ये सोच लिया कि भाई चाहे मॉक में स्कोर आए या ना आए, अपन को मतलब मॉक ही देना है। तो मैंने CGL 2019 के पेपर एंड तक मैंने लगभग 200 से 250 तक मॉक दिए हैं, प्री और मेंस को जोड़ के। तो उसका मतलब मेरे को इतना बेनिफिट हुआ कि मतलब मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मैथ में मेरा स्कोर CGL 2019 में नॉर्मलाइज स्कोर 230 था,
और इंग्लिश में मेरा 170 था। क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा वीक थी, इसलिए इंग्लिश मैंने पूरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही की थी। तो मॉक का मेरे हिसाब से जो टॉप रोल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का ही रहता है। उसका रीज़न ये है कि आप खुद का हर रोज़ एनालिसिस करते हो, खुद का हर रोज़ एग्जामिनेशन करना, मतलब खुद की कमियों को पहचानना, खुद का पता चलना कि भाई क्या कमी रह रही है, क्यों अपना स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो मॉक से शायद अच्छे से पता चल जाता है। बाकी ये मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो कोचिंग में मटेरियल मिलता है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप अगर आगे प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हो टॉप पोस्ट के लिए, तो आप मेरे हिसाब से टॉप पर मॉक को प्रायोरिटी रख सकते हैं। उसके क्या है, मतलब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी और एग्ज़ाम का माहौल मिलेगा आपको, और स्कोर भी काफ़ी इम्प्रूव होगा मॉक से। क्यों, पूरा एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको मॉक के अंदर, तो वो एग्ज़ाम में मतलब सीरियस ज़्यादा नर्वसनेस भी नहीं रखता है, नर्वसनेस को भी कम करता है। तो सबसे जो स्पेशल अगर मैं बताऊं कि भाई मेरी सबसे जो अलग स्ट्रेटजी थी वो सिर्फ और सिर्फ मॉक में लागू हुई थी। मेन रोल मेरी जो सक्सेस का रोल है भाई, मेरे टीचर के बाद जो मेन रोल है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का रोल है। तो मैं आप सबको यही प्रेफर करूँगा कि आप जितना हो सकते हैं मॉक लगाओ, खुद का एनालिसिस करो, खुद का एग्जामिनेशन करो, खुद कमी अपने मॉक से पहचानो। अगर इसके अलावा अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ मेरी, तो मेरे जो पढ़ने की स्ट्रेटजी थी वो लगभग इस प्रकार थी। मैं सुबह 7 बजे उठकर 8 बजे तक फ्रेश होकर 8 बजे पर पढ़ाई में लग जाता था। 8 से 10:30 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद ब्रेक लेने के बाद मैं 12:30 बजे वापस बैठता और शाम को 6 बजे तक पढ़ता। तो फिर खाना खाने के बाद शाम को रात को 9 से 11 बजे तक पढ़ता है। इस प्रकार मैं रोज़ लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ ही लेता था। कभी कभार मतलब कुछ कम ही टाइम ऐसा निकलता था जिस टाइम में अपना पढ़ाई को कंटिन्यूटी को तोड़ता था। ये सब मुझे सीरियस होने के बाद ही पता चला कि भाई पढ़ाई का क्या रोल है, क्या डायरेक्शन मुझे फॉलो करना चाहिए। इससे पहले मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था कि भाई मैं बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था। तो जैसे जैसे मैं मतलब मेहनत करता गया, मुझे अपने आप डायरेक्शन में लेते गई, अपने आप सजेशन बनते गए दिमाग में कि भाई अपने आप दिमाग माइंड सेट ऐसा होता गया कि भाई अपन ये करेंगे तो मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सब चलता रहा। बाकी जो है मेरा यही कहना है आप सबको कि भाई आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि भाई जो टॉपर वगैरह है वो ही टॉप की पोस्ट ले जाते हैं। आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि मैं आज इस काबिल बन सका हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण बना हूँ। मैंने पूरी प्रैक्टिस की, मेहनत की, उसी के कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। मेरा कोई मेन रोल नहीं था कि भाई मेरा शुरू से ही टॉपर था या मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, ना तो मेरा कोचिंग में कोई स्कोर आता, ना ही कुछ ऐसा स्कोर टॉप का रहा जिससे मैं बता सकता हूँ कि भाई मैं शुरू से ही टॉपर था। बस मेरी मेहनत कंटिन्यू रखी मैंने, मेहनत का ये नतीजा रहा कि आज मुझे जो सीजीएल की अच्छी पोस्ट थी, जो मैंने टॉप प्रायोरिटी पर रखी थी, वो मुझे मिल गई। इसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें कि भाई मेरी फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट की बात करता हूँ मैं, सबसे अच्छा सपोर्ट था मेरी फैमिली का सपोर्ट था। मेरी फैमिली का ये सपोर्ट था कि भाई मैं 3.5 महीने से तैयारी में लगा हुआ था। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम पहले क्या है, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, तो घर वालों का थोड़ा विश्वास कम हुआ। लेकिन जैसे मैं सीरियस हुआ, मेरे घर वालों का इतना विश्वास मुझ पर बन गया कि मतलब घर वाले पूरे विश्वास करते थे कि भाई बच्चा है, पूरा सीरियस हो चुका है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करेगा। उनका विश्वास एंड तक मुझ पर बना रहा, चाहे मेरा रिज़ल्ट जो भी हो। ना तो मुझे कभी रिज़ल्ट के बारे में पूछते, ना ही कभी डांटते, बस मेरा साथ देते गए, मेरा पूरा साथ दिया। कुछ मेरे भाई जैसे दोस्त भी मुझे मिले जो मतलब हर कदम में मेरे साथ खड़े रहते थे। मुझे अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी पड़ती तो मेरे भाई जैसे दोस्त, कुछ रिलेटिव्स जो हरदम मेरे लिए तैयार रहते थे। उनका मेरे लिए मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मतलब कई बार फाइनेंशियल मतलब कंडीशन भी स्थिर नहीं होने के कारण कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे मुझे दोस्त मिले, तो उनका सपोर्ट काफ़ी मेरे लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल था। बाकी अगर आगे बात करें कि भाई मैंने ये पोस्ट एग्जामिनर क्यों प्रीफर की, इसके अलावा बाकी पोस्ट थी वो मैंने प्रीफर क्यों नहीं की, तो मुझे शुरू से ही यही था कि मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट का क्रेज़ था मुझे। इंस्पेक्टर में ये था कि भाई शुरू में मेरा ये क्रेज़ था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है। भाई आप जानते हो कि भाई सबको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो क्रेज़ था वो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था।
इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ये हुआ कि भाई उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी थोड़ी सी बैन हो गई, प्रमोशन का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। सबसे सेफ डिपार्टमेंट और प्रमोशन के हिसाब से बेस्ट माने तो कस्टम एग्जामिनर वाली पोस्ट सबसे सेफ पोस्ट थी, इसलिए मैंने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर एग्जामिनर को ही डाला था। मेन रीज़न यही था कि मुझे एडवेंचर्स जो पसंद है, तो मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी थी। तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र के हिसाब से बात करें तो सबसे अच्छी पोस्ट मुझे कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट ही लगी। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई इसके अलावा अगर बात करें कि भाई अगर आपको मतलब तैयारी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आएगी, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो आपके जोश को बिल्कुल तोड़ के रख देंगे, आपको उड़ान बिल्कुल मतलब रोक के रखेंगे, ना आपको उड़ने देंगे। आपके जो आपकी सीरियसनेस है, आपका जो उत्साह है स्टडी को लेकर, वो आपको मतलब नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे मतलब नई नई बातें करेंगे जिससे आप डिमोटिवेट हो। कुछ लोगों का काम यही रहता है कि भाई वो मतलब खुद तो अपने बच्चों को कुछ करवाते नहीं हैं, दूसरे के बच्चों को कोसते रहते हैं। तो आप उनको बातों को ज़्यादा ध्यान न देकर ऐसे लोगों की बातों को ध्यान में दें जो पॉजिटिव आपको मतलब पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि भाई आपके जोश को बढ़ाए, आपके उत्साह को बढ़ाए, आपकी लगन को बढ़ाए। उन लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान में देना है, क्योंकि नेगेटिव लोग होते हैं जैसे ही आपका रिजल्ट आता है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं। जो लोग आपसे मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते, वो आपके पास आके आपके बात सुनना चाहेंगे, आपसे ज़बरदस्ती बोलना चाहेंगे, कुछ मतलब पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। इसलिए यही है कि भाई नेगेटिव लोग हर आदमी को मिलता है। मैंने भी कई एग्ज़ाम स्किप किए थे, उसके बाद मतलब पूरी ईमानदारी से लग गया था एजुकेशन में। मुझे ये था कि मुझे टाइम कितना भी लग जाए, मुझे सीजीएल की टॉप पोस्ट लेनी थी। अब हुआ ये कि सीजीएल 19 में कोर्ट केस चल लग गया, जिसके कारण रिजल्ट अटक गया। अब रिजल्ट में नई नई डेट बताते गए। कोर्ट केस था जो लगभग 1 साल चला। लोगों को यही लग रहा था कि भाई जो ये पिछली वाली पोस्ट इसने छोड़ी है वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, कोई मतलब डीवी स्किप नहीं किया इसने, ना इसका नंबर आया ना इसका सिलेक्शन हो रहा है, बस ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, लोगों के ताने, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो गए। तो वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग सबको मिलते हैं। तो भाई बहुत से ज़्यादा नेगेटिव लोग मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं जो आपको मतलब माइंडसेट को डायरेक्शन में बनाए रखते हैं। तो मेरा आप सबको यही उदाहरण है कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है, जो स्टूडेंट बैठा है, वो एक नॉर्मल बिलो एवरेज, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत, मेरी प्रैक्टिस, मेरी कंटिन्यूटी और मेरी एक सही दिशा, मेरी सीरियसनेस के कारण मुझे आज ये पोस्ट मिली है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि मैं कोई टॉपर फील्ड से नहीं हूँ, ना ही मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा सीरियस था। बस जब सीरियस हुआ तब इतनी ईमानदारी से हुआ कि पूरी प्रैक्टिस की, पूरी कंटिन्यू ईमानदारी से लगा रहा, और जिसके कारण मुझे अंत में जो मेरी टॉप पोस्ट थी वो मुझे मिल गई। इसके आगे की कंटिन्यूटी पढ़ाई में मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं आगे आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करूं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी होने के कारण मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद मेरी जिम्मेदारी जो है उनसे फ्री होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखूँगा, जो कि मेरी आईएएस की तैयारी मेरा एक सपना है। तो सबको ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप बिल्कुल भी कभी दिमाग में ये न लेकर आए कि भाई टॉप पोस्ट लेनी है तो सिर्फ टॉपर के ही हाथ में है। आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी को तोड़े नहीं, और पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से लगे रहे। सबके दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट आते रहता है कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सबके दिमाग में आते हैं, टॉपर के दिमाग में भी आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब तक रिजल्ट नहीं आया था ना, तो तब तक मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि भाई यार क्या अगर अपना नंबर नहीं आया, डीवी के बाद अपन को फेल कर दे या डिस्क्वालीफाई कर दे, क्या होगा, और वैसा अलग अलग फील्ड मतलब फैक्ट जो है दिमाग में आते रहते हैं। तो आप सबको इग्नोर करो, सबके दिमाग में ये सब चलता रहता है। आप सिर्फ कंटिन्यू ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लगे रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो एक दिन आपको निश्चित सफलता आपके हाथ में होगी। धन्यवाद आप सभी का मेरी बातें सुनने के लिए।